से डाउन जा रही है। अगर बायर ज्यादा है तो वहां पे प्राइस के अंदर में वो पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करेंगे। सिमिलरली अगर सेलर ज्यादा है तो फिर वो वहां पे एक नेगेटिव डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखिए जनरल लाइफ में भी क्या होता है, प्राइस अप एंड डाउन कब जाती है, जब किसी भी प्राइस की बाइंग ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा हो, तो फिर वहां से प्राइस अप जाती है। कोई भी चाहे प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे जनरल लाइफ से रिलेटेड आप कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे आप किसी सोसाइटी के अंदर में अगर कोई फ्लैट भी देखना चाहते हैं, अगर वहां पे डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर वहां से प्राइस अप जाएगी उस चीज की। कोविड के अंदर में सभी ने एक कॉमन एग्जांपल सभी ने देखा, मास्क और सैनिटाइजर का। जिन मास्क और सैनिटाइजर को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, जिनकी मतलब कोई भी वैल्यू नहीं थी, उन मास्क और सैनिटाइजर की सभी ने देखा कि किस हिसाब से प्राइस ऊपर गई है। और वो क्यों गई है, क्योंकि उन चीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई। जब भी किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसकी प्राइस अप जाती है। चाहे कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, चाहे कोई भी कार हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जो जनरल लाइफ के अंदर में हम देखते हैं, अगर डिमांड बढ़ गई है तो फिर उसकी प्राइस अप चली जाती है। अब प्राइस को रोकने के दो ही तरीके हैं, क्या, या तो सप्लाई बढ़े वहां पे, कि अगर सप्लाई भी उतनी की उतनी होने लग गई है तो फिर प्राइस वहां पे एक रेंज में रह जाती है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी, प्राइस अप जा रही थी। सप्लाई जैसे ही बढ़ने लगी तो फिर प्राइस वहां पे स्टेबल हो गई। और ऑपोजिट केस कब हो जाता है, जब सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो जाए और धीरे धीरे कोविड का डर खत्म हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो फिर प्राइस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, वापस से डाउन आने लग जाती है। ये सभी ने हमने देखा कि मास्क की प्राइस कैसे कंटिन्यूसली अप गई थी, फिर एक जगह पे रुक गई थी, और जैसे डिमांड कम हुई और सप्लाई ज्यादा हुई तो फिर प्राइस उसकी डाउन आ गई थी। और यही सेम चीज होती है हमारे स्टॉक मार्केट, जो जनरल लाइफ में है ना, वही सेम चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर में। मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई से हम बाहर की लाइफ के अंदर में, बाहर की दुनिया में घिरे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। एक ग्रीन कैंडल मैं बनाता हूं, उससे आपको और भी चीजें क्लियर होगी। ये देखिए ग्रीन कैंडल है, हमें सबको पता है कि यहाँ पे बाइंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक पॉजिटिव डिफरेंस है। ओपनिंग प्राइस इसकी कौन सी है, ये वाली, O फॉर ओपन एंड C फॉर क्लोज। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डिफरेंस है। ये पॉजिटिव डिफरेंस पता है कब क्रिएट होता है, जब यहाँ पे बायर सेलर के कंपेरेटिवली ज्यादा हो। बायर सेलर के कंपेरेटिवली ज्यादा है तो ही पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट होगा। और बायर सेलर के कंपेरेटिवली ज्यादा कब होते हैं, देखिए हम काफी बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई बड़ा ऑर्डर लगाते हैं, 1000 शेयर 2000 शेयर कोई भी बड़ा ऑर्डर लगाते हैं, तो बहुत बार होता है ना हमारे पास में कि हमारा ऑर्डर सिर्फ पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ और फिर प्राइस जंप कर गई। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर में सेलर लिमिटेड है। आपको लेना है 1000 शेयर किसी भी XYZ कंपनी के, लेकिन वहां पे 1000 शेयर सेल के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर प्राइस वहां से जंप करेगी। मान लीजिए कि 500 अवेलेबल थे, 500 आपके एग्जीक्यूट हो गए और 500 अभी भी पेंडिंग है, प्राइस वहां से जंप करेगी, ऊपर जाएगी। हो सकता है कुछ देर बाद में दोबारा से सेलर आए उस प्राइस के ऊपर में और आपका ऑर्डर फुली एग्जीक्यूट हो जाए। आई एम श्योर जो लोग ट्रेडिंग करते रहे, ये कभी ना कभी सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमने कोई भी बड़ा ऑर्डर लगाया तो बहुत बार वो सिर्फ पार्शियल एग्जीक्यूट हुआ और प्राइस ऊपर चली गई। हो सकता है कि पूरे दिन तक वहां पे पूरे दिन तक ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रह गया। या फिर हो सकता है कि उसके 5 to 10 मिनट में या फिर अगले सेकंड वो वापस से फुली एग्जीक्यूट हो गया। ये टोटल डिपेंड कर रहा है बायर और सेलर से। देखिए आपको अगर कोई भी चीज बाई करनी है ना, तो उसके लिए आपको सेलर होना चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर है, एवरी बायर नीड ए सेलर एंड एवरी सेलर नीड ए बायर। जब तक सेलर नहीं है आप कोई चीज नहीं खरीद सकते हैं, और जब तक कोई चीज का बायर नहीं है आप कोई चीज नहीं बेच सकते। जो जनरल लाइफ में है बिल्कुल वही स्टॉक में है। आपको शेयर बाई करना है कोई भी टाटा मोटर का 100 रुपीज पे, लेकिन कोई बेचना ही नहीं चाहता 100 रुपीज पे, तो आप कैसे बाई कर लेंगे उसे। जिस रेट के ऊपर में लोग बेचना चाहते हैं उसी रेट के ऊपर में आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। या फिर आप वेट कीजिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन डाउन हो, वो कम रेट के ऊपर में बेचने लगे उसे। डील तभी होगी जब बायर और सेलर दोनों म्यूचुअली अग्री हो। एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं, नंबर ऑफ बायर 1 लाख, नंबर ऑफ सेलर 50 की।
जो मैंने फिगर लिखा है ना यहाँ पे कि नंबर ऑफ बायर 1 लाख और नंबर ऑफ सेलर 50 की, ये एक बस एग्जांपल पर्पस के लिए लिखा है, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने इस कैंडल का फॉर्मेशन दिया आप लोगों को यहाँ पे कि अगर ऐसी कोई भी ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो मतलब ऐसा कुछ जो सिनेरियो मैंने लिखा ऐसा कुछ हुआ कि वहां पे बायर ज्यादा हुए हैं और वहां पे सेलर कम रह गए। हो सकता है ये 1 लाख की जगह 1.5 लाख हो सकता है 80,000 हो सकता है 90,000 हो, और सेलर जो है हो सकता है 40,000, 45,000, 60,000 हो। ये बस एक रैंडम फिगर ले रहा हूं मैं, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये फिगर कहां से आया, हम कहां से देख सकते हैं, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। एक सिंपल सा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि बायर यहाँ पे सेलर के कंपेरेटिवली ज्यादा है तो ही ग्रीन कैंडल बनी है। अब आप लोग ये चीज सोचे कि यहाँ पे बायर और सेलर बिल्कुल इक्वल हो तो क्या ग्रीन कैंडल बनेगी? तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ग्रीन कैंडल सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब वहां पे बाइंग कंटिन्यूसली हो रही है और सेलर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो गई और अग्रेसिवली बाइंग हो रही है और प्राइस अप ही जा रही है। मतलब अब बायर के सामने सेलर बहुत लिमिटेड है और जितने ज्यादा बायर होंगे ना प्राइस उतनी ही ऊपर जाएगी। देखिए, अगर कोई भी आप 1 लाख शेयर बाई करना चाहते हैं और उसी रेट पे 1 लाख शेयर आपको अवेलेबल भी है, चाहे वो एक सिंगल सेलर हो चाहे मल्टीपल सेलर हो, मतलब आप चाह रहे थे कि 1 लाख शेयर बाई करें और 1 लाख शेयर आपको इजीली अवेलेबल हो गए, तो फिर प्राइस के पास में कोई रीजन ही नहीं है ना अप एंड डाउन जाने का। आपने जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई। जब डिमांड कंप्लीटली फुलफिल हो गई तो उसमें क्या हुआ, एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है कि 1 लाख शेयर बाई के लिए आपने डाले और 1 लाख शेयर आपको मिल गए, वो फिर प्राइस के पास में कोई रीजन ही नहीं है ना अप एंड डाउन जाने का। प्रॉब्लम तब होती है जब आपने कोई ऑर्डर लगाया और उसकी डिमांड वहां पे फुलफिल नहीं हुई। आपने 1 लाख शेयर का ऑर्डर लगाया, 50,000 शेयर आपको मिले, 50,000 अभी भी पेंडिंग है और वहां पे कोई भी सेलर नहीं बचा, तो फिर प्राइस आप चली जाएगी। और इसे आप कौन लेके जा रही है? लोगों की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि लोग अग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, वहां पे कोई बेचने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल ओनली टेक्स प्लेस व्हेन बाइंग प्रेशर इज मोर देन द सेलिंग प्रेशर। टेक्निकली वी कैन से नंबर ऑफ बायर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर। जब भी नंबर ऑफ बायर जो है नंबर ऑफ सेलर से ज्यादा है तो ही ग्रीन कैंडल बनेगी। इन दिस केस वी कैन ऑल्सो से डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है। और यहां पे ही एक केस और ले, इसी का जस्ट अपोजिट, ये मान के चलते हैं कि रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल है तो सभी लोगों को पता है, कल ही हमने डिस्कस किया है, इसका ओपन होगा ये और क्लोज होगा ये, क्योंकि रेड कैंडल के अंदर में हायर बॉडी जो है वो होती है ओपनिंग प्राइस और लोअर बॉडी जो है वो होती है क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पे कुछ सिनेरियो कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर कम होंगे लेकिन नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ बायर को कर देते हैं 50 के और नंबर ऑफ सेलर को कर देते हैं 1 लाख। मतलब अगर अपोजिट सिचुएशन है कि सेलर ज्यादा है और बायर कम है तो फिर वहां पे रेड कैंडल बनेगी। और यहाँ पे आप लोग ये सोचे कि सर नंबर ऑफ बायर अगर थोड़े और ज्यादा हो तो, या फिर नंबर ऑफ सेलर थोड़े से और ज्यादा हो तो फिर उस केस के अंदर में क्या होगा। अगर कोई भी कैंडल हमारे पास में ऐसी है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में और भी ज्यादा डिफरेंस है, और भी बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉडी, देखिए लोअर बॉडी और अपर बॉडी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन है इतना ज्यादा पॉजिटिव डिफरेंस है ना, तो फिर वहां पे मान लीजिए कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ बायर और भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सेलर। मतलब अगर नंबर ऑफ सेलर आप अभी भी ऐसा ही मान के चल रहे कि 50,000 है, तो नंबर ऑफ बायर जो है ना वो यहाँ पे और भी ज्यादा हो, मे बी कि 1.5 लाख हो, मे बी कि 1.2 लाख हो, 1.6 लाख हो। ये इन नंबर से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि 1.5 होंगे, 1.6 होंगे, 2 लाख होंगे, कितने होंगे, और क्या यहाँ पे ये नंबर 50,000 ही रहेंगे क्या। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये इन दोनों में जो कुछ भी आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस ही उस कैंडल की लेंथ को डिसाइड करेगा। मतलब ये बायर कितने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा बायर होंगे एज कंपेयर टू द सेलर, मतलब वहां पे अग्रेसिवली बाइंग हो रही है, वहां पे अग्रेसिवली बाइंग हुई है हर प्राइस के ऊपर में, जहां पे उनको मिला वहां पे उन्होंने बाइंग का ऑर्डर लगाया, तभी वहां पे प्राइस जंप करती है जब वहां पे सेलर खत्म हो जाए।
और सेम रेड कैंडल के अंदर में है। अगर रेड कैंडल बिल्कुल इसी टाइप से हमारे पास में है, अब यहां पे देखेंगे कि पहले वाली जो रेड कैंडल है ना, उसके कंपैरेटिवली ये वाली रेड कैंडल काफी लार्ज है। अब यहां पे हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ बायर जो है वो तो स्टिल 50 के हैं, बट नंबर ऑफ सेलर मे बी 1.5 लाख या फिर उससे भी ज्यादा हो। मतलब जितने ज्यादा सेलर होंगे उतना ही बड़ा सेलिंग प्रेशर यहां पे आएगा। और यही प्रोसेस जो है, यही जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, यही बस डिमांड एंड सप्लाई है। प्राइस विल ओनली गो अप व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई ना कोई इम्बैलेंस है ना प्राइस के अंदर में, तो ही प्राइस अप जाएगी, जब डिमांड एंड सप्लाई के अंदर में इम्बैलेंस है। अगर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है तो प्राइस वही की वही रहेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, कि अगर कोई इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस का मतलब यह कि बायर ज्यादा हो गए सेलर के कंपैरेटिव, तो प्राइस अप जाएगी, या फिर सेलर ज्यादा हो गए प्राइस बायर के कंपैरेटिवली, तो फिर प्राइस डाउन जाएगी। और बायर और सेलर बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बैलेंस है, प्राइस वही की वही रहेगी। क्योंकि प्राइस के पास में कोई रीजन ही नहीं है अप एंड डाउन जाने का। जो डिमांड डाली गई वो एज इट इज फुलफिल हो गई। जितने बाई के ऑर्डर डाले गए उतने सेल के ऑर्डर उनको मिल गए। तो जिस रेट के ऊपर में बाई के ऑर्डर डाले थे उसी रेट पे अगर सेल के ऑर्डर मिल गए तो कोई रीजन ही नहीं है ना प्राइस के अप एंड डाउन जाने का। क्योंकि सेम रेट पे चाहे कितनी बड़ी क्वांटिटी डाली गई हो, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटी सेल के लिए अवेलेबल भी तो हो गई ना। प्रॉब्लम तो तब हो जब 1 लाख बाई की क्वांटिटी डाली गई है, लेकिन वहां पे सेलर है ही 10,000, तो फिर प्राइस वहां से डेफिनेटली ऊपर जाएगी ही जाएगी। और सिंप्लीफाई करता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट केस लेते हैं जहां पे 10 लाख बायर है और 10 लाख सेलर है, डिमांड सप्लाई दोनों बैलेंस है, प्राइस कहीं नहीं जाएगी, वहीं के वहीं रहेगी। अब सेकंड केस लेते हैं कि 10 लाख तो बायर है लेकिन सेलर जो है वो सिर्फ 5 लाख है। इसका मतलब डिमांड जो है सप्लाई के कंपैरेटिवली ज्यादा, डिमांड आई 10 लाख शेयर की और सप्लाई हुई है सिर्फ 5 लाख शेयर की, तो फिर प्राइस अप जाएगी। यहां पे क्या हुआ, 5 लाख अभी भी पेंडिंग रह गए। 10 लाख ऑर्डर लगाए गए थे, 5 लाख तो मिल गए सेलर, लेकिन 5 लाख अभी भी पेंडिंग है वहां पे। जैसे यहां पे इस केस के अंदर में हम बात करें कि नंबर ऑफ बायर है 1 लाख, नंबर ऑफ सेलर है 50 के, तो मतलब 50,000 अभी भी पेंडिंग है ना वहां पे। 1 लाख का ऑर्डर लगाया, नंबर ऑफ सेलर मिल गए 50,000, अभी भी पेंडिंग है 50,000। तो यहाँ पे कितने पेंडिंग है सेकंड केस की अगर बात करें, सेकंड केस में क्लियरली पता लग रहा है कि 1.5 लाख की अगर डिमांड आई है और उसके सामने सप्लाई जो है वो सिर्फ 50,000 की है, तो मतलब 1 लाख अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पे सेल का ऑर्डर तो लगा 1 लाख का, लेकिन बाइंग है सिर्फ, बाइंग जो अवेलेबल है वो है 50,000, तो मतलब 50,000 अभी भी सेल के ऑर्डर पेंडिंग है। और इस केस के अंदर में 1 लाख अभी भी पेंडिंग है। यहां पे जो है इन दोनों केसेस के अंदर में डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा है, इन दोनों केसेस के अंदर में सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है। Remember, formation of these candle only happens when there is an imbalance between demand and supply. और जब भी ये ऐसा कोई भी imbalance होगा ना, जब भी ऐसा imbalance होगा तो ऐसी कैंडल बनेगी, और इन टाइप की कैंडल को बेसिकली एक्साइटिंग कैंडल बोला जाता है। अब देखिए दो टाइप की कैंडल होती है बेसिकली, एक जो आपके सामने है जिसको मैं बात कर रहा हूं कि एक्साइटिंग कैंडल है, जहां पे एक अच्छा खासा imbalance है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। इस कैंडल को हम बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल क्यों बोलते हैं? एक्साइटिंग कैंडल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल का बॉडी पार्ट है ना, वो वीक पार्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है। बॉडी पार्ट वीक पार्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इस टाइप की कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल ही बोला जाएगा। अगर बिल्कुल प्रॉपर इसके डेफिनेशन चाहिए तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूं।
एक्साइटिंग कैंडल की डेफिनेशन होती है बॉडी पार्ट इज ग्रेटर देन 50% of the range of candle. अब नया वर्ड आया है कि कैंडल की रेंज क्या होती है। जो कैंडल का हाई और लो का टोटल डिफरेंस है ना, वही कैंडल की रेंज है। मतलब जो यहां से लेके यहां तक का एरिया, जो कैंडल का सबसे टॉप पार्ट है और सबसे लो पार्ट है, इस एरिया को कैंडल की रेंज कहा जाता है। चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, मतलब इस कैंडल का जो हाई है और कैंडल का लो है, इसको पूरा कैंडल की रेंज कहा जाता है, हाई और लो के बीच का डिफरेंस। अब इस हाई और लो के बीच के डिफरेंस से ज्यादा अगर हमारा इस 50% से ज्यादा हमारा बॉडी पार्ट है, तो फिर वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा बॉडी पार्ट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो मतलब इसका अगर 50% करेंगे ना आप रेंज, उससे तो ज्यादा ही है ना। यहाँ पे इसका 50% कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट इतना। अब इसके कंपेरेटिवली तो ये एरिया ज्यादा ही है ना। अगर ऐसा है तो फिर वो एक्साइटिंग कैंडल। अगर कलर ग्रीन है तो ग्रीन एक्साइटिंग है, और रेड है तो रेड एक्साइटिंग। और भी अगर इस डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल समझना हो ना आपको, तो ऐसा मान लीजिए कि बॉडी पार्ट आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैंडल में कि कैंडल का अपर और लोअर विक पार्ट देख लीजिए और फिर बॉडी पार्ट देख लीजिए। क्या अपर एंड लोअर विक को मिला के भी उसका बॉडी पार्ट उसके कंपेरेटिवली कम है या ज्यादा? अगर उसके कंपेरेटिवली ज्यादा है तो मतलब वो एक्साइटिंग कैंडल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये देखिए, ये है विक पार्ट, ये है विक पार्ट। अब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो भी क्या ये इस बॉडी पार्ट से ज्यादा हो पाएगा? नहीं। चाहे इस अपर विक को और इस लोअर विक दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो भी ये बॉडी पार्ट से ज्यादा नहीं। मतलब फिर भी बॉडी पार्ट हमारा ज्यादा है ना। अगर किसी भी कैंडल के अंदर में अपर एंड लोअर विक दोनों को कंबाइन करने के बाद भी बॉडी पार्ट अगर ज्यादा है, तो फिर वो एक्साइटिंग कैंडल है। अगर ग्रीन है तो ग्रीन एक्साइटिंग है, रेड है तो रेड एक्साइटिंग है। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, यह है रेड एक्साइटिंग कैंडल। अब देखिए छोटा सा डिफरेंशिएट और कर देते हैं कि यहाँ पे इसको भी ग्रीन एक्साइटिंग बोला, इसको भी ग्रीन एक्साइटिंग बोला है, तो फिर तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो यहाँ पे हमें पता है कि ये स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस वन, ये काफी लार्ज है। तो इसको हमें काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग। इसको मैं यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, नॉर्मल। ये हो गई नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग। और यहां पे मैं कर देता हूं इसको स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बोल दीजिए चाहे एक्सप्लोजिव बोल दीजिए। ये हो गई स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। सिमिलरली ये दोनों चीजें यहां पे भी कॉपी कर देते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट जो है वो है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल, सेकंड जो है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग, थर्ड जो है रेड एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल, और फोर्थ जो है रेड एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग। ये है एक्साइटिंग कैंडल की डेफिनेशन, जो कि मैंने बताया कि बॉडी पार्ट जो है दोनों विक पार्ट के कंपेरेटिवली ज्यादा है तो हमारे पास में ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी। एक सेकेंड फॉर्मूला ये है इसका, दोनों में से जिसको जो इजी लगे उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बेसिकली कैंडल को देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस कैंडल का जो बॉडी पार्ट है ना, क्लियरली दिख रहा है कि अपर एंड लोअर विक दोनों को भी मिला लेंगे ना, इन दोनों को भी, तो भी उससे ज्यादा है। अगर ऐसा है तो वो कैंडल एक्साइटिंग कैंडल होगी। ग्रीन है तो ग्रीन एक्साइटिंग और रेड है तो रेड एक्साइटिंग। अब जितना ज्यादा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, मतलब कैंडल दिखने में ही समझ में आ रही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है, कि बहुत बड़ी दिख रही है चार्ट के ऊपर में, तो उसे हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल है।
है तो अभी भी एक्साइटिंग, बस ये कह सकते हैं ना कि जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये एक एक्सप्लोजिव कैंडल है, ये एक एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल है, ये एक एक्सप्लोजिव रेड कैंडल है। अब देखिए इसके बाद में जो एक्साइटिंग कैंडल हमने डिस्कस की है, ये एक्साइटिंग कैंडल कब बनी, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हुआ बायर और सेलर के बीच में। बायर ज्यादा हो गए तो ग्रीन कैंडल बन गई और सेलर ज्यादा हो गए तो रेड एक्साइटिंग कैंडल बन गई हमारे पास में। और एक अच्छा खासा डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग के अंदर। बायर देखिए यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा हमें, तभी तो प्राइस अप गई। और ये डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा ना बायर और सेलर के बीच में, कैंडल की लेंथ उतनी ज्यादा होगी। बट इसके साथ में एक कैंडल और होती है। अब वो कैंडल कैसी हो सकती है, जस्ट इसकी अपोजिट। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी पार्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द विंग पार्ट। अगर जस्ट इसका अपोजिट सिचुएशन हम मान के चलें तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब ये जो भी केसेस मैंने यहाँ पे बनाए, इन सभी 5 केसेस के अंदर में एक चीज आप देखेंगे, इन सब के अंदर में वीक पार्ट जो है ना वो ज्यादा है। सभी 5 केसेस के अंदर में वीक पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है। मतलब डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं बेस कैंडल की। सेम डेफिनेशन है, बस साइन जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। बॉडी पार्ट इज लेस देन 50% of the range of candle। मम्मी पापा तो ना हो तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास और चाय बना के खिला देना। जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब जो ऊपर कैंडल हमने डिस्कस की है जस्ट इसकी अपोजिट सिचुएशन, जहां पे बॉडी पार्ट कम है एज कंपेयर टू द विंग पार्ट। क्योंकि टोटल रेंज यहाँ पे देखिए, टोटल आप रेंज देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की है। इस टोटल रेंज के अंदर में जो बॉडी पार्ट है वो 50% से कम है। इन सभी केसेस में यही चीज है, बॉडी पार्ट आपकी बार बहुत कम है। ऊपर वाले केसेस के अंदर में बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन इन सभी केसेस के अंदर में बॉडी पार्ट रेंज के कंपैरेटिवली कम है। और अगर ऐसा है तो उस कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। ये है आपके सामने बेस कैंडल का फॉर्मूला। और अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो फिर बिल्कुल जो ऊपर हमने थ्योरी समझी है वो ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे बॉडी पार्ट इन दोनों विक के कंपैरेटिवली कम है। ऊपर तो ज्यादा था लेकिन यहाँ पे कम है। आप इन दोनों विक को कंबाइन कीजिए, इस बॉडी पार्ट से ज्यादा निकले, मतलब बॉडी पार्ट कम हुआ ना। यहाँ पे भी देखिए बॉडी पार्ट इन विक के कंपैरेटिवली कम है। यहाँ देखिए बॉडी पार्ट बिल्कुल इतना सा, लेकिन विक को देखेंगे आप अपर एंड लोअर विक को, सिर्फ अपर विक ही इतनी बड़ी है, यहाँ पे लोअर विक ही इतनी बड़ी है, जबकि बॉडी पार्ट तो बहुत कम है। और इस कैंडल के अंदर में तो आप देखेंगे कि बॉडी पार्ट सिर्फ नाम का ही है, जो कुछ है ना वो विक पार्ट ही है, यहाँ से लेके यहाँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ। जब भी बॉडी पार्ट विक पार्ट के कंपैरेटिवली कम है तो उस कैंडल को बोला जाता है बेस कैंडल। और बेस कैंडल कब बनती है, जब वहां पे बायर और सेलर के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बायर और सेलर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑलमोस्ट बैलेंस है वहां पे। बस एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा, छोटा सा डिफरेंस। कैसे, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि बायर जो है 50 के हो, सेलर 55 के हो, मतलब देखिए स्लाइटली डिफरेंस है। अगले वाले केस के अंदर में क्या हो सकता है, बायर 55 के हो और सेलर इस बार 50 के ही रह गए।
मतलब इन सभी के अंदर में ये चीज कॉमन रहेगी। यहाँ पे तो देखेंगे कि बॉडी पार्ट बिल्कुल ही नाम का ही है। मतलब ऐसी सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल बैलेंस है, ऑलमोस्ट बैलेंस है। मतलब अगर बायर 50 के है तो मे बी कि सेलर यहाँ पे 49 के। ये डिफरेंस और भी ज्यादा कम होता चला जाएगा। जितना बॉडी पार्ट कम होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस कम होगा, मतलब वो वहां पे बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस नहीं कम होते हुए चला जाएगा। लेकिन इनमें भी एक चीज जरूर हुई है, एक चीज इनमें भी जरूर हुई, भले ही बॉडी पार्ट हो, भले ही बॉडी पार्ट कम हो, लेकिन इनमें वीक पार्ट तो क्रिएट हुआ ना। आप अगर इस फर्स्ट केस की बात करेंगे कि बॉडी पार्ट की, तो हम बात कर रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक है। इस बॉडी पार्ट का आइडिया कहां से लगा, इस बॉडी पार्ट का आइडिया हमें कहां से लगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस से। बट यहाँ पे इस कैंडल के साथ साथ के अंदर में इस कैंडल ने एक हाई भी तो लगाया है और इस कैंडल ने एक लो भी तो लगाया है। यस, यहाँ पे 51 के है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सेलर 51, मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर यही रेड कैंडल होती जिसके अंदर में बिल्कुल इतना सा बॉडी पार्ट होता है, बेसिकली इस टाइप की कैंडल को डोजी कैंडल और बोलते हैं। काफी लोगों ने सुना होगा कि डोजी कैंडल, देख लीजिए ये डोजी कैंडल होती है जहां पे बॉडी पार्ट बिल्कुल नाम का ही है। यही अगर ग्रीन डोजी कैंडल होती तो हम ये कहते कि बायर 51 के हैं। रेड डोजी कैंडल है तो हम कह सकते हैं कि स्लाइटली बायर हल्के से ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी 5 बेस कैंडल के अंदर में एक चीज जरूर हो रही है कि इनके अंदर में हाई एंड लो दोनों क्रिएट हो रहे हैं। और हाई और लो कब बन रहे हैं कि प्राइस जब भी अप जा रही है, अप कब जाती है, जब उसमें बाइंग प्रेशर हो। डाउन कब आती है, जब उसमें सेलिंग प्रेशर हो। अगर हम ये कहें कि ये कैंडल ओपन होने के बाद में ऊपर गई तो मतलब बाइंग आई है उसमें, ऐसी बात नहीं है। ऊपर तो तभी गई है ना, तभी इसने ये वाला हाई लगाया है। और हाई लगाने के बाद में अगर वो डाउन आती है तो मतलब फिर वापस से सेलिंग प्रेशर आया उसमें। मतलब किसी पॉइंट पे जाके बायर खत्म हो रहे हैं और सेलर ज्यादा हो रहे हैं, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। और अगर कैंडल लो लगा के वापस रिवर्स होती है और अल्टीमेटली उसी रेंज के आसपास में आके क्लोज हो जाती है तो मतलब बायर फिर से वापस आ गए। मतलब बायर क्या कर रहे हैं, प्राइस को अप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर प्राइस को डाउन लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली ना तो एक डायरेक्शन में बायर लेके जा पा रहे हैं और ना ही एक डायरेक्शन में सेलर लेके जा पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे हैं। तो जब भी बायर और सेलर के बीच में ये टफ फाइट होगी, इट मींस वो एक बेस कैंडल है, क्योंकि वहां पे प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पा रही है किधर जाना है। और वो इसलिए क्योंकि बायर और सेलर दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझे तो ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपीज में कोई शेयर बाई करना है। अचानक से आपने ऑर्डर लगाए, सेलर कम रह गए, प्राइस ऊपर जाने लगी 101, 2, 3, 4। अचानक से सेल का बड़ा ऑर्डर लगा, प्राइस वापस से नीचे जा रही है। अब सेलर है, 100 भी आई, 98 भी आई, 97 भी आई। अचानक से एक बाइंग का ऑर्डर लग गया तो वापस से रिकवर होने लग गई। और फिर वहां पे जो वो बाइंग का ऑर्डर लग रहा था 100 रुपीज, 101 या 98, 99 के आसपास में, वापस से वहां पे उन बायर को सेलर मिल गए। तो मतलब ना तो सेलर को बायर जीतने दे रहे हैं और ना ही बायर को सेलर जीतने दे रहे हैं। बायर आ रहे हैं, सेलर आ जा रहे हैं। सेलर प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वहां पे बायर वापस से आ रहे हैं। कहने का मतलब दोनों में एक टफ कंपटीशन चल रहा है और प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है किधर जाना। जब भी बाइंग और सेलिंग दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस चल रही हो ना तो फिर वहां पे एक बेस कैंडल बनेगी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस हाई और लो जरूर लगा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन बेस कैंडल है तो मतलब ओपन तो यहाँ हुआ ना, और ओपन होने के बाद में ये प्राइस हो सकता है हल्की सी लो गई हो और फिर देखिए अच्छी खासी ऊपर गई है। एक बार के लिए ये कैंडल यहाँ बन रही थी और ये यहाँ पे ही क्लोज हो जाती तो हम ये कहते हैं ना कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हुई है, बॉडी पार्ट और भी ज्यादा हो गया अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई तो। लेकिन अगर ये यहाँ क्लोज ना हो के यहाँ आके क्लोज हो रही है तो मतलब यहाँ से यहाँ इसको वापस से सेलर ने पुश कर दिया ना। तो यही तो फाइट है बायर और सेलर की। बायर ने कोशिश की प्राइस को अप लेके जाए, बट सेलर आ गए, उन्होंने प्राइस को डाउन साइड में पुश कर दिया। ज्यादा डाउन साइड में वो पुश नहीं कर पाए क्योंकि बायर अभी भी एक्टिव है। तो बस इस फाइट की वजह से ये बेस कैंडल बनती है।
एक बार इन सभी की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे कि बेसिकली ये सब चीजें क्या सिग्निफाइज करती है। Green exciting candle signifies number of buyer are greater than number of seller. Red exciting candle signifies number of seller are greater than number of buyer. या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी लिख सकते थे कि नंबर ऑफ बायर आर लेस देन नंबर ऑफ सेलर। कहने का मतलब सेलर ज्यादा होंगे तभी रेड कैंडल बनेगी, रेड एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। और अगर हम बात करें बेस कैंडल, बेस कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ बायर आर ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। मतलब कुछ स्लाइटली डिफरेंस होगा, जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ऐसा कुछ डिफरेंस होगा। अब एक काम करते हैं, एक बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इनको लेके जो आपके डाउट आ रहे हैं ना, वो अगले वाले पिक्चर में आपको समझ में आएंगे। मैं कैंडल को हाईलाइट करता हूं, आप लोगों को यह बताना है कि वो कैंडल एक्साइटिंग है या बेस कैंडल है। आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं ग्रीन एक्साइटिंग, रेड एक्साइटिंग, और बेस कैंडल भी बोल सकते हैं कि अगर कोई बेस कैंडल है तो। बेस कैंडल में जरूरी नहीं है आप क्या ऐसा बोले रेड बेस है या फिर ग्रीन बेस है। इस कैंडल के बारे में बताइए। यस, ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। ये कैंडल कैसी है? यस, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेड एक्साइटिंग कैंडल, क्योंकि देखने में ही हमें बड़ी लग रही है ना कैंडल। जो स्ट्रॉन्ग का और नॉर्मल का डिफरेंस है ना, उसको समझाऊं तो ऐसा मान लीजिए, देखिए एक तो ये रेड कैंडल है और एक ये रेड कैंडल है। एक्साइटिंग तो ये भी है ना, क्योंकि बॉडी पार्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द वीक पार्ट। दोनों ही एक्साइटिंग कैंडल है, बस ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है तो ये स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है। ये कैंडल कैसी है? यस, इसको हम बोल सकते हैं कि बेस कैंडल है, क्योंकि देखिए देखते ही समझ में आ रहा है कि बॉडी पार्ट जो है वो वीक पार्ट के कंपैरेटिवली बहुत कम है। और देखते हैं ये कैंडल कैसी है। यस, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। क्या ये भी एक्साइटिंग कैंडल है क्या? यस, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, बिकॉज बॉडी पार्ट तो ज्यादा है ना। क्या इनमें से ये जितनी भी कैंडल आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई एक्साइटिंग कैंडल है क्या इस पूरे एरिया के अंदर?
सभी के सभी बेस कैंडल हैं। ओके, चलिए बहुत सिंपल है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा टफ पूछता हूं। ये कैंडल कैसी है? यस, अब मिक्स आंसर आने लगे। कुछ लोग बोल रहे हैं बेस कैंडल है, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्साइटिंग कैंडल है। देखिए, एज पर रूल जो अभी हम डिस्कस करके आए उसके अकॉर्डिंगली तो एक्साइटिंग कैंडल हुई। जो अभी हमने पढ़ा अभी तक उसके अकॉर्डिंगली तो ये एक्साइटिंग कैंडल है, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट वीक पार्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो उस डेफिनेशन से तो ये बिल्कुल एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। बट देखिए, हम साथ साथ में ये भी तो डिस्कस कर रहे हैं कि एक्साइटिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो, एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक अच्छा डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस, तो ही एक्साइटिंग कैंडल है। अगर कुछ अचीवमेंट ही नहीं है, कुछ अचीवमेंट ही नहीं है। अब इसी के अंदर में आप ये देखें कि अगर मैं हल्का सा कुछ इस टाइप से कर दूं इसको, अब ये हो गई ना बेस कैंडल। बट स्टिल क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई डिफरेंस हुआ? मतलब जो अभी हमें चार्ट पे पहले दिख रही थी और जो अभी आपको दिख रही है लाइन ड्रॉ करने के बाद में, पहले एक्साइटिंग कैंडल थी और अभी आपको बेस कैंडल लग रही है। बट दोनों केसेस के अंदर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस तो वही है, वो चेंज नहीं हुई। सो गाइज, यहां से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में कोई एक डिफरेंस तो हुआ हो, कुछ अचीवमेंट तो हो कैंडल के अंदर में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में कुछ अचीवमेंट हो, प्राइस ने कुछ तो मूव दी हो। अगर कोई प्राइस 100 रुपीज पे और 100 से 101 हो गई, और हाई और लो की बात करें तो बस 5-5 पैसे ऊपर नीचे उनका हाई और लो है, तो उसको हम क्या करेंगे? एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। कुछ अचीवमेंट ही नहीं हुआ अभी तक हमारे पास में, प्राइस कोई ज्यादा ऊपर गई नहीं है। देखिए, इन कैंडल को हमें प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। मैं हर एक कैंडल को बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करता हूं जब मैं पर्सनली ट्रेडिंग करता हूं कि कैंडल क्या कहना चाह रही है। तो जो रूल, जो कुछ भी थ्योरी है ना, वो थ्योरी हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चार्ट पे दिख रहा है ना, वो चार्ट के ऊपर में वो उस थ्योरी को चैलेंज कर रहा हो कि डेफिनेशन तो यही कह रही है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इसको ड्रॉ करेगा, जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं ना जो बेस कैंडल को ड्रॉ कर देते हैं, वो सभी के सभी इंडिकेटर इस वाली कैंडल को, जो चार्ट पे पहले थी ओरिजिनल, इसको एक्साइटिंग कैंडल ड्रॉ करेंगे। इस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल ड्रॉ करेंगे। बट इस एक्साइटिंग कैंडल का कोई भी अचीवमेंट नहीं है, यहां से कोई भी बड़ी मूव नहीं आई है, प्राइस ऑलमोस्ट वही की वही है। प्राइस अगर अभी भी वही की वही है, इसका मतलब ये कि कोई अचीवमेंट नहीं है, तो उसको अभी भी आप बेस कैंडल ही मान सकते हैं। उसको आप अभी भी बेस कैंडल मान सकते हैं। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये चीजें साथ साथ में मैं इसलिए तो क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल के खत्म कर देता कि ये है बेस कैंडल और ये है एक्साइटिंग कैंडल नहीं। प्रैक्टिकली इस पॉइंट को आज ही समझना जरूरी है कि यहाँ पे जब कैंडल के अंदर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में कोई एक अच्छा पॉजिटिव डिफरेंस नहीं आया है, तो फिर हम उसको कैसे बोलते कि वो एक बहुत बड़ी एक्साइटिंग कैंडल है। कि बस हमारा जो रूल, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो फॉर्मूला है, वो सजेस्ट कर रहा है, बस उस वजह से हम उसे एक्साइटिंग कैंडल बोले। कुछ तो मोमेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे आप इन दोनों को देखेंगे कि ये कैंडल देख लीजिए, चाहे ये कैंडल देख लीजिए, ये दोनों कैंडल अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दोनों एक्साइटिंग कैंडल हैं। बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं है प्राइस के अंदर। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे तो आपको समझ में आ रहा है, बट अगर मान के चलिए कि कोई एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जहां पे आप सच में कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सी कैंडल होगी। जैसे कि ये वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं, इस रेड कैंडल की जहां पे मेरा कर्सर, ये कैंडल कैसी है वैसे? यस, देखिए मिक्स आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बेस कैंडल है, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्साइटिंग कैंडल है। क्यों?
क्योंकि ये एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बॉडी पार्ट मे बी कि 51% हो, और जो लोग इसे बेस कैंडल बोल रहे हैं उन लोगों को ये लग रहा होगा कि बॉडी पार्ट 50% से कम हो, 49% हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना जहां पे बिल्कुल देखने में भी बहुत गौर से देखें तो ऐसा लगे कि बॉडी पार्ट और अपर एंड डाउन साइड का दोनों वीक पार्ट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं हमें। ऐसे केसेस हो सकते हैं, जैसे इस कैंडल में भी ऐसा ही लगेगा कि इस कैंडल के अंदर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बॉडी पार्ट भी अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन दोनों वीक को कंबाइन करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट इतनी हो जाएगी। मतलब कुछ लोग ये सोचेंगे कि 51% या फिर उससे ज्यादा है बॉडी पार्ट, कुछ लोग ये सोचेंगे कि 50% से कम है। तो बस ऐसी सिचुएशन के अंदर में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये देखते हैं कि क्या प्राइस के अंदर में कोई मेजर अपमूव आई है या नहीं आई है। एंड डोंट वरी, इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो बेस कैंडल है ना, इन बेस कैंडल के आगे का जो एक्शन होगा ना वो डिसाइड करेगा कि हमारा एक्शन क्या होना है। अभी आप लोग अगर ये सोच रहे हो कैसे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेस कैंडल कौन सी को माने और कौन सी को एक्साइटिंग कैंडल मान ले। नहीं, इन कैंडल के आगे और पीछे की जो कैंडल होगी कि उनके बाद में कोई मेजर अपमूव आया या नहीं आया प्राइस के अंदर में, वो चीजें डिसाइड करेंगी कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। क्या उनको हम बेस कैंडल माने, उस पूरे एरिया को गार्बेज माने, या फिर उस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल ट्रीट करें। Okay, Saurabh बोल रहा है, if your child gets second number in the class but there are only 3 students are in the class, then he got second number definitely, but he didn't achieve much because there are not much competition. Exactly, Saurabh. बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे हमें जो एक्साइटिंग क्लियरली दिख रही थी उसको तो हम समझ पाए, जो बेस क्लियरली दिख रही थी उसको भी हम समझ पाए। कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हुआ, जहाँ पे 51% या फिर 49% का कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसा चार्ट पे आएगा ही आएगा। आज आप इस क्लास के बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि बेसिकली इस कैंडल को कैसे रीड करूं। चलो मान लेता हूं कि इसकी बॉडी पार्ट ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल, लेकिन इस कैंडल को कैसे रीड करूं। कुछ लोग कहेंगे ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, हल्की सी बॉडी कम होती तो कंफ्यूजन हो जाता कि कैसे रीड करूं। तो उन कैंडल के आगे पीछे की जो कैंडल होंगे ना उनसे हम डिसाइड करेंगे। तो एक बार के लिए इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी के साथ में ही चलेंगे, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली, बट इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे हम कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दैट मींस कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन कैंडल के बाद की क्या कैंडल होगी वो चीज डिसाइड करेगी। बट देखिए एक चीज कंफर्म है, हमें पता है कि अगर प्राइस वही के वही है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, तो इसका मतलब प्राइस के अंदर में कोई ना कोई एक टफ फाइट चल रही है बायर और सेलर की, जो कि एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रही है। और इस टफ फाइट के बाद में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। या तो प्राइस अप जाएगी या फिर प्राइस डाउन जाएगी। हो सकता है कि अनदर बेस कैंडल बन जाए, बट कभी ना कभी आफ्टर 1 बेस कैंडल, 2 बेस कैंडल्स, 3 बेस कैंडल्स, कभी ना कभी तो कोई ग्रीन एक्साइटिंग या रेड एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे जो ब्लू कलर ले रहा हूँ ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इस ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये ग्रीन बेस भी हो सकती है और हो सकता है रेड बेस भी हो, बट है बेस कैंडल ही। देखिए चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, एक चीज कंफर्म है, बायर और सेलर की फाइट हो रही है। एक अल्टीमेटली कोई भी मेजर डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही। क्लियरली पता लग रहा है बॉडी पार्ट कम है, वीक पार्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एक बेस कैंडल है। अब इस बेस कैंडल के बाद में अभी हम ये कह सकते हैं बायर और सेलर की एक फाइट चल रही है। बायर और सेलर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। बायर प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली प्राइस जहां ओपन हुई है वहीं क्लोज हो गई है। इट मींस अभी एक टफ फाइट कंटिन्यू है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल के अंदर में क्या होता है कि यहां से प्राइस अप चली गई, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। अब देखिए जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो इसका मतलब एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है हमारे पास में। अब हम ये कह सकते हैं कि जो बायर और सेलर की फाइट चल रही थी ना इस वाली बेस कैंडल, उसका रिजल्ट ये निकला कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर में बायर जो है
वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेलर, तभी प्राइस ऊपर गई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निकली डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई, नंबर ऑफ बायर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर, तभी प्राइस ऊपर गई है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर अभी भी बायर और सेलर दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस होते, प्राइस के पास में कोई भी रीजन नहीं है अप एंड डाउन जाने का, प्राइस अब तब तक नहीं जाएगी जब तक वहां पे कुछ इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। एक फाइट के बाद में कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, अगर नहीं निकला तो बेस कैंडल कंटिन्यू है, कभी ग्रीन बेस कैंडल, कभी रेड बेस कैंडल, बट अल्टीमेटली अगर कोई भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है तो इसका मतलब एक फाइट, उस फाइट का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला एक पॉइंट पे जाके। और नंबर ऑफ बायर जो है इस केस के अंदर में सेलर से ज्यादा है। और अभी हमने डिस्कस किया है कि जब भी कभी भी कोई भी ऐसी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है, नंबर ऑफ बायर ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी भी वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है। हो सकता है कि 1 लाख की बाइंग आई हो लेकिन 50,000 ही सेलर मिले हो, तभी तो प्राइस ऊपर गई है। अगर 1 लाख की बाइंग के आगे 1 लाख ही सेलर मिल जाते तो अनदर बेस कैंडल बन जाती। हो सकता है बिल्कुल डोजी कैंडल बन जाते कि ओपनिंग भी वही, क्लोजिंग भी वही। 1 लाख के आगे 95,000 सेलर मिल जाते तो एक हल्की सी ग्रीन बेस कैंडल बन जाती। 1 लाख के आगे 1,05,000 सेलर मिल जाते तो एक हल्की सी रेड बेस कैंडल बन जाती। बट बाइंग के कंपैरेटिवली सेलर काफी कम रह गए और बाइंग अग्रेसिवली तब जाके ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। और ये एक बिल्कुल प्रूवन है कि जब भी कोई भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है जिस ओरिजिन से, वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है, वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है। तो मतलब वो पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है? इस वाली बेस कैंडल में, क्योंकि फाइट यहीं चल रही थी, उस फाइट के बाद ही तो रिजल्ट निकला ना। यस आकाश, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि ये वाली जो बेस कैंडल है ना, यहाँ पे इस बेस कैंडल में हमें पता है कि बायर और सेलर की फाइट चल रही है, कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही है। इसके बाद में अगर दोबारा बेस कैंडल बनी तो मतलब फिर से फाइट कंटिन्यू है। और इसी कैंडल के बाद में अगर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है तो मतलब यहाँ पे बायर विन विन सिचुएशन में है, प्राइस को अप लेके गए हैं। और प्राइस अप सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगी जब वहां पे सेलर कम पड़ गए, मतलब पेंडिंग ऑर्डर रह गए। बिना पेंडिंग ऑर्डर के प्राइस अप जाएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा दिमाग पे जोर डाल के किसी भी तरह से सोचने समझने की कोशिश कर लीजिए कि किसी भी तरह से प्राइस अप जा ही नहीं सकती अगर वहां पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो। क्योंकि अगर डिमांड जितनी डाली गई है, सप्लाई उतनी मिल गई है, फुलफिल हो गई है, तो कोई भी रीजन नहीं है प्राइस के अप एंड डाउन जाने का। प्राइस अप एंड डाउन सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगी जब कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा। बायर ज्यादा रह गए, सेलर कम रह गए, मतलब अभी भी बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर रह गए, तो ही प्राइस अप गई। आगे डिस्कस करेंगे दूसरे केस के अंदर में सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर रह जाते तो प्राइस डाउन चली जाती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेंडिंग ऑर्डर जो है वो कहां होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर जिस एरिया में फाइट चल रही है वहां होंगे, मतलब इस एरिया में। पूरी बेस कैंडल में हमें पता फाइट चली, हाई से लेके लो वाले पोर्शन तक फाइट चली। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहां है ना, वो चीजें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये मान लीजिए जो बेस कैंडल में हमारा हाई और लो पॉइंट है ना, उस पूरे एरिया में फाइट चली और उस फाइट के बाद में रिजल्ट निकला। तो जहां पे फाइट है ना, वहीं से तो प्राइस में इम्बैलेंस आया है। तो जहां से इम्बैलेंस आया वहीं पे पेंडिंग ऑर्डर है, जो कि एरिया मैंने मार्क कर दिया। अब एक चीज और बिल्कुल प्रूवन है कि अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग के, अभी फ्यूचर में कभी भी प्राइस अगर डाउन आती है, फ्यूचर में कभी भी प्राइस अगर यहाँ से डाउन आती है तो मतलब एक साथ में बाइंग ट्रिगर होगी। और अगर बाइंग ट्रिगर हो रही है तो प्राइस में वापस से बाउंस आना चाहिए। लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए ना। देखिए, अगर अभी भी बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे बायर ये करें कि आप अभी भी बैठते हैं बाई करने के लिए, फ्यूचर में कभी भी वहां से प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आते के साथ में अचानक से बाइंग ट्रिगर हो रही है तो प्राइस में वापस से एक हाइक आएगा ही आएगा। वापस से इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। रेड कैंडल की सिचुएशन और समझा देता हूं ताकि दोनों एक साथ में समझ सके हम। अनदर बेस कैंडल, इट मींस बायर और सेलर की फाइट, एंड आफ्टर फाइट क्या हुआ, इस बार एक रेड कैंडल बन गई।
कुछ इस टाइप से। अब अगर रेड कैंडल बनी है ना, तो ये मान लीजिए जो हमारे पास में बेस कैंडल थी जहां बायर और सेलर की फाइट थी, उस फाइट के बाद में रिजल्ट ये निकला है कि सेलर जो है वो विन विन सिचुएशन में है, मतलब सेलर जो है बायर के कंपेरेटिवली ज्यादा है, तभी प्राइस डाउन आई है। अगर सेलर ज्यादा नहीं होंगे ना तो फिर प्राइस डाउन नहीं आएगी। सेलर ज्यादा है बायर के कंपेरेटिवली तभी प्राइस डाउन आई। अगर दोनों बैलेंस है तो अनदर बेस कैंडल बन के रह जाएगी, दैट्स इट। तो हम ये कह सकते हैं इस एरिया में अगेन ये जो बेस कैंडल है इस पूरे एरिया के अंदर में सेल के पेंडिंग ऑर्डर अभी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम समझ के आए क्लियरली, इस वाले केस को समझ लीजिए। यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है ना कि 50,000 बायर पेंडिंग है इस एरिया में, यहाँ पे 1 लाख बायर पेंडिंग है, यहाँ पे 50,000 सेलर पेंडिंग है, यहाँ पे 1 लाख सेलर पेंडिंग है, तभी तो ये कैंडल बन रही है। तो बस यही तो कैंडल मैंने बनाई है, एज इट इज यही कैंडल आप देखिए। तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, अगर ऐसी कोई कैंडल हमारे पास में फॉर्म हो रही है तो उसका मतलब अभी भी सेल के ऑर्डर पेंडिंग है। ग्रीन वाली में हमने समझा कि बाई के ऑर्डर पेंडिंग है और रेड वाली के अंदर में सेल के ऑर्डर वहां पे पेंडिंग है। और इस वाली केस में भी क्या होगा, इस वाली केस के अंदर में भी जब भी प्राइस अगर यहां से ऊपर जाती है तो पॉसिबिलिटीज यही है कि इस एरिया को जैसे हिट करेगी जहां पे हमारे पेंडिंग सेल ऑर्डर है, तो यहां से तो प्राइस नीचे तो आनी ही चाहिए। लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे समझा कि इस एरिया के अंदर में अगर पेंडिंग बायर है और प्राइस अगर यहाँ से डाउन आती है तो पेंडिंग बायर को ट्रिगर करके प्राइस अप जानी चाहिए। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे पेंडिंग सेलर है और यहाँ से प्राइस अप जा रही है तो इस एरिया को ट्रिगर करके प्राइस डाउन भी आनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा ऑलवेज होगा क्या, ऐसा होगा क्या? तो आंसर है ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैथमेटिकली तो ये चीज बिल्कुल प्रूवन है कि यहाँ पे जब भी कभी भी वापस से प्राइस इस एरिया में आएगी, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होंगे, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे और यहाँ से प्राइस अप जानी चाहिए। बट कब? जब वो पेंडिंग ऑर्डर भी अभी भी अपकमिंग सेलिंग प्रेशर के सामने ज्यादा है, तो वो पेंडिंग ऑर्डर अपकमिंग सेलिंग प्रेशर के सामने अभी भी ज्यादा है तो ही प्राइस अप जाएगी। और देखिए और सिंप्लीफाई करता हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई। ये वाला जो केस है ना, इसी को समझते हैं। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना कि क्या हमेशा ऐसा होगा क्या कि जब भी प्राइस उस एरिया के अंदर में आए तो वहां से बाउंस बैक करे, तो उसका आंसर मैंने बोला कि हमेशा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है। अब वो प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक केस है हमारे पास में ये वाला, सेकेंड केस है हमारे पास में ये वाला। और एक केस और लेते हैं, थर्ड केस। इस बार है कुछ ऐसा। अब हमें पता है कि इस एरिया के अंदर में पेंडिंग ऑर्डर है, यहां पे हम कह सकते हैं इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर है, यहां पे हम ये कह सकते हैं इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर है। आप लोग मुझे बताइए क्या तीनों केस के अंदर में पेंडिंग ऑर्डर इक्वल है क्या?
सबसे ज्यादा प्राइस कौन से केस में ऊपर गई है? यस, थर्ड वाले केस के अंदर में। और थर्ड वाले केस में सबसे ऊपर क्यों गई है? क्योंकि यहां पे डेफिनेटली बड़ा ऑर्डर लगा होगा। बड़ा ऑर्डर लगा और एग्रेसिवली बाइंग होती गई। अगर ऐसा है तो पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा हुए। जितनी बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी इसका मतलब ऑर्डर भी उतना ही बड़ा लगा है और उतने ही ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर अभी भी वहां पे हैं। होल्ड कीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा कि पेंडिंग ऑर्डर कितने लंबे टाइम तक रहेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे चेक करने हैं, कितने पेंडिंग ऑर्डर होंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला, डोंट वरी। तो मैंने ये कहा कि थर्ड वाले केस के अंदर में सबसे ज्यादा बाइंग हुई। थर्ड वाले केस में अगर सबसे ज्यादा बाइंग हुई है तो इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। तो अब ये मान के चलिए कि अगर सेलिंग प्रेशर की हम बात करें कि प्राइस डाउन आ रही है सेलिंग प्रेशर के साथ में, और हम ये माने एग्जांपल के लिए कि यहां पे हमारे पास में 50 लाख पेंडिंग बायर, पेंडिंग ऑर्डर, 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर, टू लाख पेंडिंग ऑर्डर। देखिए, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने यहाँ पे 1.5 लाख क्यों नहीं लिखा, ये 2 लाख कहाँ से है। ये बस एक एग्जांपल के लिए, ये जो भी नंबर मैं ले रहा हूँ ना, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, इनको आप रैंडमली कुछ भी कर लीजिए, चाहे यहाँ पे 50K कर लीजिए, चाहे इसको 1 CR करना है यहाँ पे मुझे, 1 CR एंड 1.5 CR या फिर 2 CR कर लेते हैं। तो इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना कि ये नंबर कहां से है, मैं कोई कैलकुलेट करके लाया हूं, नहीं। ऐसा कोई भी वे नहीं है कि जहां पे हम कैलकुलेट कर सके कि कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं, बट हाँ हमें आइडिया लग जाएगा कि किस वाली कैंडल के अंदर में पेंडिंग ऑर्डर कम है और किस वाली कैंडल में पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है। ये मैं सारे आइडियाज आपको देने वाला हूँ कि कैसे हमें पता लगेगा। अभी के लिए हमने एग्जांपल के लिए समझा कि इसमें 50 लाख पेंडिंग बायर है, इसमें 1 CR पेंडिंग बायर है, और अगर थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पे 2 CR पेंडिंग बायर है। ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 1000 में ले सकते हैं, चाहे जैसे मैंने CR में लिया तो वो भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जो सेलिंग प्रेशर है वो है 1 CR का, या फिर एक बार के लिए मानते हैं कि सेलिंग प्रेशर जो वो सिर्फ 10 लाख का है। अगर 10 लाख का सेलिंग प्रेशर है ना, तो क्या होगा, प्राइस यहाँ तक आएगी और यहाँ से जंप करेगी, क्योंकि अभी भी देखिए उस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर रह गए ना। मान के चलिए कि अगर यही सेलिंग प्रेशर अगर 30 लाख का होता, तो मतलब सेलर 30 लाख है, अच्छी खासी सेलिंग है, तो प्राइस और भी डाउन आती और हो सकता है प्राइस यहां से जंप करती। अगर ये कहें कि यहाँ पे 40 लाख पेंडिंग ऑर्डर है तो प्राइस 40 लाख सेलिंग है, तो प्राइस यहां तक आती और मे भी यहां तक जंप करती। अब ये कहें कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो 70 लाख की है, 70 लाख शेयर की सेलिंग है, तो हो सकता है ये एरिया ब्रीच हो जाता और प्राइस जंप भी नहीं करती, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 50 लाख बायर थे जो कि कम पड़ गए, सेलर ज्यादा रह गए, वो प्राइस को डाउन लेके आ गए। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम रह गई, प्राइस डाउन आ गई, तो ये एरिया टूट गया ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या ये एरिया ऑलवेज काम करेगा क्या, तो उसका आंसर है नो, ऑलवेज काम नहीं करेगा, मैक्सिमम टाइम काम करेगा। और ऐसा क्या करें कि वो मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा काम करे हमारे फेवर में, तो उन चीजों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैंने ये बोला ना कि 70 लाख की सेलिंग थी, अगर इस केस के अंदर में अगर वो 70 लाख की सेलिंग होती है ना, तो ये एरिया नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो है वो ज्यादा है, 1 CR है, तो हो सकता है प्राइस यहां तक आती और यहां से अब चली जाती। अगर 1.5 CR की सेलिंग हो तो फिर ये एरिया भी टूट सकता, ये भी खत्म हो जाता, क्योंकि अगेन सेलिंग ज्यादा हो गई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम रह गई। सब पता लग जाएगा दीपक, डोंट वरी, कि बाइंग ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है, सब पता लग जाएगा कि कौन से एरिया चलने की ज्यादातर चांसेस है, कौन से टूटने की ज्यादातर चांसेस है, सब आइडिया लग जाएगा। वो बताऊंगा प्रशांत, डोंट वरी।
अब मैंने ये कहा कि 1.5 सीआर की सेलिंग आई, ये एरिया भी खत्म। क्या इस एरिया में 1.5 सीआर की सेलिंग आती तो ये खत्म होता क्या? नहीं, यहाँ से प्राइस अप जाते, बिकॉज यहाँ पे अभी भी बाइंग ज्यादा है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अभी भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर 3 सीआर की सेलिंग आ जाए तो ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक चीज हमें समझने पे आ रही है कि पेंडिंग ऑर्डर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन सेलिंग अगर उससे भी ज्यादा होगी तो वो भी खत्म हो सकते हैं ना। अल्टीमेटली है तो वहां पे पेंडिंग ऑर्डर कोई नंबर ही तो है, और उस नंबर से भी ज्यादा किसी ने सेल के ऑर्डर लगा दिए तो वो खत्म हो जाएंगे। किसी ने ठान लिया मुझे तो दबा के सेल करना है, बस सेल करना है, हर प्राइस पे सेल करना है, तो बायर लिमिटेड है, खत्म हो गया, प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जा रही। और किसी ने ठान लिया मुझे तो दबा के बाई करना, हर प्राइस पे बाई करना है, सेलर खत्म तो प्राइस अप जा रही है। बट हाँ, इन चीजों में एक चीज समझ में आई कि जो थर्ड केस है ना हमारे पास में, इस थर्ड केस के चलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि पेंडिंग ऑर्डर तो बहुत ज्यादा हो और जब भी प्राइस वहां पे आए तो सेलिंग प्रेशर भी उतना ही ज्यादा आ जाए। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कमी होगी मेरे हिसाब से तो, और डेफिनेटली कमी होगी। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्यों कम होगी। तो गाइस, इस चीज को आप आई होप समझ गए होंगे कि जितने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है वो उतनी आसानी से ब्रीच नहीं होंगे, उस एरिया के रिएक्ट करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पेंडिंग ऑर्डर क्या सर इसी एरिया में है क्या? जब प्राइस अप जा रही है, कंटिन्यूसली अप जा रही है, अग्रेसिवली अप जा रही है, तो क्या इस कैंडल में पेंडिंग ऑर्डर नहीं है? बिल्कुल है, इस कैंडल में भी, लेकिन वो आपको इस एरिया पे तो दिखेंगे नहीं ना, एक ही सिंगल कैंडल कैसे दिखेगी? तो उसके लिए हमें इस कैंडल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अगर ये कैंडल डेली की है तो मे बी हम 15 मिनट पे जाके देखें, मे बी हम 60 मिनट पे जाके देखें, वहां पे हमें बेस कैंडल से समझ में आएगा कि इसमें भी पेंडिंग ऑर्डर है क्या। वो सब चीजें आने वाली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझा दी जाएंगी। अभी के लिए ये मानिए कि यहाँ पे इस कैंडल से पहले हमें एक बेस कैंडल दिख रही है, हमें तो वो समझनी है कि उस बेस कैंडल में एक बायर और सेलर की फाइट थी, उसके बाद में प्राइस अप गई है। अप कब हो जाती है? जब वहां पे पेंडिंग ऑर्डर रह जाएंगे, डिमांड फुलफिल नहीं हुई। जितनी ज्यादा अप गई है उतने ही स्ट्रॉन्ग पेंडिंग ऑर्डर है, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेंडिंग ऑर्डर है उतनी ही मुश्किल से वो ब्रीच होंगे। जब भी कभी भी सेलिंग आएगी तो चांसेस यही है कि प्राइस वहां से टच करके रिएक्ट हो, ऊपर जाए। अब एक काम कीजिए, डायरी पेन लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो आपकी मतलब पूरी जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैनॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। बिल्कुल एक सिंपल, वी कैनॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। और इस पॉइंट को आप कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी मत भूलिएगा, और ये बिल्कुल प्रूवन है। इस पॉइंट को मुझे कोई भी दुनिया में कोई भी पर्सन चैलेंज करके दिखा दे कि ये ऐसा नहीं हो सकता सर, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ये स्टॉक मार्केट में नहीं, ये हर जगह पे है। हम किसी को भी बाइंग और सेलिंग करने से नहीं रोक सकते। अगर मैंने अभी ये ठान लिया कि मुझे सुबह पहले टाटा मोटर के 1 लाख शेयर बाई करने और मेरे पास में पैसा है तो मैं करूंगा ना, मुझे कौन रोकेगा? बस एक चीज हो सकती है ना कि वहां पे जिस रेट पे मुझे बाई करना है 450 पे, वहां पे 1 लाख शेयर ना मिले। मैंने ये कहा कि ठीक है 450 पे तो नहीं मिल रहे ना, 460 पे बाई कर लूंगा, 470 पे बाई कर लूंगा, लेकिन मुझे तो बाई करने हैं। मेरा मन किया, मेरे पास में पैसा था, मुझे बाई करने हैं। कोई मुझसे भी बड़ा है जिसके पास में मुझसे भी ज्यादा पैसे, सेम टाइम पे अगले वाले पर्सन ने ये सोचा कि मुझे तो टाटा मोटर को भी सेल करना है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मुझे तो 2 लाख शेयर सेल करने हैं। तो क्या होगा? प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जाएगी। मैं 450 पे बाई कर रहा हूँ, मुझे ही मिल जाएंगे 450 पे, अगले वाले 450 पे सेल कर रहे हैं, उनको पूरे नहीं मिलेंगे और प्राइस डाउन आएगी। उनको हो सकता है 440 या 430 पे सेल करने पड़े, और वो चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो 450 पे ही चाहिए, सेल वहां पे ही चाहिए, तो अभी भी उनके वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है। बट इस पॉइंट को कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में आपको ये लगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई सर, बट आप इस पॉइंट को कभी भी, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप भी क्या कोई भी दुनिया में इस पॉइंट को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं कर सकता आज तक इस पॉइंट को चैलेंज कि हम किसी को भी कैसे रोक सकते हैं बाइंग और सेलिंग करने से। अगर किसी के पास में पैसा है, मन बना लिया बाइंग करनी है तो करनी है, सेलिंग करनी है तो करनी है। मैंने सुबह मन बना लिया कि मुझे J&K बैंक को ही बाई करना है और J&K बैंक के खूब सारे शेयर बाई करने, जितना पैसा वो J&K बैंक में डालूंगा। एक मैंने रेंज डिसाइड कर ली कि मुझे 55 से लेकर 60 पे बाई करने हैं। जितने मुझे वहां पे मिले मैंने बाई कर लिया और बाकी मैं बैठा हूं कि दोबारा अगर यहाँ आएंगे दोबारा बाई करूंगा।
तो मुझे कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक पा रहा। और किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेल करने, तो सेल कर रहा अगले वाला। और इसीलिए ट्रेडिंग को है ना प्रोबेबिलिटी का गेम बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि यहाँ पे चाहे कितने भी पेंडिंग ऑर्डर क्यों ना हो, कितने भी पेंडिंग ऑर्डर क्यों ना हो, मतलब मैंने J&K बैंक को बाई करना स्टार्ट किया 55 से लेके 60 तक। यहाँ पे समझते हैं कि 55 से लेके 60 तक मैंने बाई करना स्टार्ट किया, खूब मैंने बाई किया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सारे सेलर खत्म और प्राइस अप जा रही है, सेलर नहीं है। यहाँ पे हो सकता है अग्रेसिवली बाइंग हो रही हो, किसी किसी पॉइंट पे सेलर मिल रहे हो, लेकिन अग्रेसिवली बाइंग हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज बाय डिफॉल्ट डिसाइड कर देता है ना, अगर किसी प्राइस पे सेलर ही नहीं है, किसी प्राइस पे सेलर ही नहीं, तो नेक्स्ट सेलर कहाँ अवेलेबल है, उसी रेट पे बाई करना पड़ेगा ना आपको। उससे पहले आप बाई नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट सेलर अवेलेबल कहाँ पे है, उसी रेट पे आपको बाई करना पड़ेगा। अगर 61 के बाद में नेक्स्ट सेलर 61.50 पे अवेलेबल है, तो वहीं पे आपको बाई करना पड़ेगा, या फिर आप वेट करेंगे। अग्रेसिवली मैंने 61.50 पे भी बाई किया, किसी ने 62, 62.5 ऐसे ऐसे बाई करते करते प्राइस पहुंच गई 70। बट मैंने तो ये सोचा था कि मेरे जो एरिया है, इसी एरिया में मुझे बाई करनी थी। उसके बाद तो जो प्राइस को आप लेके जा रहे हैं वो दूसरे लोग लेके जा रहे हैं, उनको भी लगा कि प्राइस के अंदर में एक अच्छा मोमेंटम है, चलो लेट्स पार्टिसिपेट। वो प्राइस को कंटिन्यूसली अग्रेसिव बाई करते आप लेके चले गए। बट मैंने ये ठाना था कि मुझे तो इसी एरिया में, इसी रेंज में बाई करने हैं, जितने बाई हो जाए ठीक है, बाकी मैं वेट कर लूंगा। अब मान के चलिए कि मेरे 1 CR शेयर, मेरे को 1 करोड़ शेयर बाई करने थे, 50 लाख तो बाई हो गए, बट 50 लाख अभी भी पेंडिंग है। और मैं वेट कर रहा हूं कि 50 लाख यहाँ पे मेरे को दोबारा मिल जाए। 50 लाख अभी भी पेंडिंग है। प्राइस धीरे धीरे कभी भी फ्यूचर में डाउन आने लगती है, क्योंकि 70 पे हो सकता है सभी बायर को ये लगने लगे कि हाँ काफी ऊपर चली गई, अब इस रेट पे तो क्यों ही बाई करें, जब नीचे आएगी तब बाई कर लेंगे, इतनी हाई पे क्यों बाई करें। वो बात अलग है कि हम रिटेलर कंटिन्यूसली बाई करते रहते हैं, क्योंकि हमें तो हर चीज महंगी नहीं चाहिए होती है ना, हम रिटेलर कंटिन्यूसली बाई करते रहते हैं। बट हमारे रिटेलर से क्या होता, आपके 100-200 शेयर से क्या होगा, यहाँ से प्राइस कभी भी फ्यूचर में धीरे धीरे डाउन आने लगती है, डाउन आने लगती है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, जैसे मेरे ऑर्डर ट्रिगर होंगे, नॉर्मल सेलिंग थी, बिल्कुल नॉर्मल सेलिंग, तो प्राइस अगेन जंप करेगी। बट यहाँ पे किसी ने ये ठान लिया कि मुझे तो सेल करनी है, मुझे तो J&K बैंक बहुत खराब लग रहा है, मुझे तो सेल करना है, और उसने यहाँ पे एक साथ में 2 CR सेल करने के लिए लगाए। तो क्या होगा, मेरे वाले 50 लाख जो थे ना, वो अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और न सिर्फ एग्जीक्यूट होंगे, अगले वाले के 1.5 CR पेंडिंग रह गए, और प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी। मे बी प्राइस 45-40 तक भी आ जाए, अगर एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है तो। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। मेरे पास में अच्छा पैसा था, मैंने सोचा कि बाई करना दबा के 55 से लेके 60 बाई किए, जो रह गए वो रह गए, प्राइस अच्छी खासी ऊपर चलेगी। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, फ्यूचर में प्राइस आई इस एरिया के अंदर में, मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुए। अगर यहाँ पे कोई बड़ी सेलिंग नहीं है, किसी का भी मन नहीं कर रहा सेलिंग करने का, सबको लग रहा है कि इतनी नीचे आके क्यों सेल करना, सेल जब करना था तो ऊपर ही कर देते हैं। अगर ऐसा लग रहा है सभी को, तो मेरे ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, सेलर कम पड़ेंगे, प्राइस अगेन अप जाएगी। बट यहाँ पे भी किसी भी सिरफिरे का मन कर गया कि मुझे तो यहाँ पे 2 करोड़ शेयर सेल करने ही करने हैं, मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये खराब बैंक है, ये डाउन जाएगा, तो क्या होगा, मेरे 50 लाख इमीडिएटली एग्जीक्यूट होंगे, और न सिर्फ एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी। बट देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ऐसा हर बार किसी को क्यों लगेगा कि यहाँ पर आने के बाद में मैं सेल करूं और वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, अनटिल और अनलेस कि कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा हो तब तक। अदरवाइज कोई भी समझदार आदमी, कोई भी समझदार इंस्टीट्यूशन तो क्या करेगा, जब सेल ही करना था तो वो ऊपर से सेल करेगा ना, यहाँ नीचे आके क्यों करेगा। नीचे आके तो तभी करते हैं जब ये लगे कि ये तो बैंक बिल्कुल ही खत्म लग रहा है, कि बिल्कुल ही सब कुछ नेगेटिव लग रहा है, सब कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है बैंक के अंदर, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी कम, बट पॉसिबिलिटीज ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होने को हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कम है बट होने को हो सकता है, इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग जो है एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, और उस प्रोबेबिलिटी के अंदर में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सही होना है। हम एक स्ट्रॉन्ग डेटा कलेक्ट करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी में हम सही कैसे हो सकते हैं, मतलब हम कोई भी बैट लगाए और उसके अंदर में हमारी ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आए, तो हमें क्या है, हमें कोई ऐसे एरिया पे बैट लगानी पड़ेगी जहां पे पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा। अब एक चीज तो आज हमें डे 1
सेकेंड डे पता लगे कि पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा आइडेंटिफाई करना है, तो एक तरीका तो ये है कि उसके बाद की एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग हो। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, या फिर मल्टीपल ग्रीन कैंडल होंगी, मल्टीपल अगर ग्रीन कैंडल तो और भी अच्छा है, तो मतलब वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग बल्क ऑर्डर लगा। और आपको एक बात बता दूं, आपके और मेरे ऑर्डर से तो कुछ भी नहीं होता, जैसे कहते हैं ना पत्ता भी नहीं होता। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट कौन करते हैं? बिग इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन कौन है? राकेश झुंझुनवाला सर थे, वो भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे। LIC अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जो म्यूचुअल फंड AMC होती है वो भी इंस्टीट्यूशन है। रिलायंस एक खुद इंस्टीट्यूशन है। वो वहां पे अगर बल्क में ऑर्डर लगा रहे हैं तो ही ये इम्बैलेंस क्रिएट होता। आप 100 शेयर बाई करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं। हम जैसे लोगों को तो इम्बैलेंस क्रिएट करना है, तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? कोई पेनी स्टॉक उठाएं और उस पेनी स्टॉक के अंदर में बैट करना स्टार्ट करें, क्योंकि वहां पे छोटी क्वांटिटी होती है ना, लेस इक्विटी होती है। इसीलिए तो लोगों को ट्रैप करने के लिए दिन भर मैसेज भेजे जाते हैं कि इस शेयर को बाई कर लीजिए, 20% के सर्किट लगेंगे, 1 मंथ के अंदर में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे टेक्स्ट मैसेज आते हैं हमारे पास में, जिन शेयर्स के हमने कभी नाम भी नहीं सुने। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर में पता है कि लिमिटेड इक्विटी है, छोटी सी इक्विटी है, हर कोई इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। बट जिन शेयर्स के अंदर में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जो कंपनी बहुत बड़ी है, उनको आसानी से नहीं है ना कि उनके शेयर ही ओपन मार्केट में इतने, उनको आप आसानी से कैसे मैनिपुलेट कर दें? आपके और मेरे से रिलायंस जैसे शेयर को हम कैसे हिला दें? रिलायंस जैसे शेयर, TCS जैसे शेयर को अगर हिलाना है तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर लगेंगे। यार दैट्स फनी। वो चीज अलग है कि हम GTF वाले एक साथ में बाई करें और वो चीज ऊपर चली जाए, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने लोग हो गए ना, हम किसी इंस्टीट्यूशन से कम थोड़ी ना आज की डेट में। बट यस, जो बाइंग, जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, जो इम्बैलेंस है ना, वो क्रिएट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन हमारी तरह नहीं है कि उनके पेंडिंग ऑर्डर को बस उनके पास यही काम है कि वो कैंसिल करते फिरें। हम तो क्या करते हैं, हम तो अग्रेसिवली बाई करते हैं। 100 रुपीज पे बाई के लिए लगाया, स्टॉक 105 हो गया, चलो 105 पे बाई कर लेते हैं। 107 हो गया, लेट्स मॉडिफाई 107 पे बाई कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ने तो एक सर्टेन रेंज डिसाइड कर ली कि 100 से लेकर 105 के बीच में बाई करना है। बाकी वेट करेंगे, किसी भी तरह से कोई भी रूमर फैलाएंगे, कुछ भी करेंगे XYZ, प्राइस को वहां पे कभी ना कभी वापस ले आएंगे और वहां पे बाई कर लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी क्वांटिटी चाहिए। और बड़ी क्वांटिटी चाहने के लिए वहां पे बड़े सेलर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेलर चाहिए। और ये ज्यादा से ज्यादा सेलर कब मिलते हैं? अब उस चीज के ऊपर में काम करते हैं। तो गाइस रिमेंबर, वी कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स व्हाई ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी के गेम में अगर हमें सही होना है तो मैक्सिमम ओड हमारे फेवर में होने चाहिए। और आज का एक ओड जो हमारे फेवर में है वो यही कि बेस कैंडल के बाद में हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। और अगर हमें कोई भी सेल का एरिया देखना है तो वहां पे रेड एक्साइटिंग कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। To identify the maximum number of pending order, we will make a strong setup. और ये बहुत सारी several practical things पे बेस्ट होगा, एक सिंगल पे नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्साइटिंग कैंडल अच्छी ढूंढ लीजिए, ये एक सिंगल पे नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, जिस भी चीज पे हम बैट लगाने वाले हैं कि यहाँ पे बाई करें, तो हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि यहाँ पे जब हम बाई करने वाले हैं तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हम सही हों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर सही रहना है ना, तो हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए अपने पैसा बनाने का। आप लोग ये सोचेंगे रैंडमली बस कहीं पे भी प्राइस चल रही है, मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है, मेरी अजम्पशन ये कह रही है कि ये तो यहाँ से उड़ेगा, ये तो यहाँ से टूटेगा, वो सब तुक्केबाजी है। जो डेटा सजेस्ट कर रहा है ना, उस डेटा पे ही काम करके पैसा बनाया जा सकता है कि डेटा क्या कर रहा है, कि कहाँ पे क्या चीज है, बस उस डेटा पे काम करके पैसा बना लो। इंस्टीट्यूशन कभी भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन डिमांड सप्लाई पे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन तो क्रिएट कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। अब उनके जहां पे पेंडिंग ऑर्डर है वो हमने बस आइडेंटिफाई कर ली और हम उनके साथ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये एक हमारी सिंपल थ्योरी है। अब उनके पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा हो और वो एरिया ब्रीच ना हो, उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल चीजों के ऊपर में होगा कि कितनी ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये ऐसे कैसे काम करती है। एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं हर क्लास के अंदर में, उसके साथ मैं दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। अब इस एग्जांपल में आपको सारे डाउट, जिन्होंने देख रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने हो सकता है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम देखें इस एग्जांपल को,
बट इस वाले एग्जाम्पल में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल हो, जिन लोगों ने देख रखा है उन लोगों को ये पता है कि ऐसे कितने एग्जाम्पल हो रहे हैं, कितने एग्जाम्पल हैं, क्या टाइम फ्रेम की कंडीशन होती है, कब प्राइस आती है, कितने दिन में आती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। पर जिन लोगों ने नहीं देख रखा वो बस इस पर फोकस करें। गाइस क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी ध्यान से सुने सभी लोग। डायरी पेन को बिल्कुल साइड में रखते हैं, बस जो मैं बोल रहा हूँ ना उस चीज पे फोकस करें, बस उसको सुनते रहें।